अबब सिमा ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी राणा साहब की तरफ बढ़ रहा है। उस कमरे में राणा साहब सो रहे थे और वो आदमी किसी तरह खिड़की खोलकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी ने काले कपड़े पहन रखे थे, हाथों में काले रंग के ग्लव्स, सिर पर काली टोपी और उसके चेहरे पर उसने काले रंग का मास्क लगा रखा था। वो सधे कदमों से राणा साहब की तरफ बढ़ रहा था। तभी दरवाजा खुला और अबब सिमा अंदर आ गया। उस आदमी ने चौंक कर अबब सिमा की तरफ देखा, फिर उसने अचानक से अबब सिमा पर हमला कर दिया। अबब सिमा के हाथ में कांच का जग था। उसने वो कांच का जग उस आदमी के ऊपर दे मारा। वो आदमी दूसरी तरफ हट गया। कांच का जग फर्श पर जा गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ अपने डैन में बैठे हुए थे कि तभी उन्होंने कोई जोर की आवाज सुनी। वो तीनों चौंक उठे। वरिष्ठ ने कहा, यह कैसी आवाज थी? आर्या ने वशिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा, कैमरा ऑन कर। वशिष्ठ ने सिर हिलाया और फिर एक रिमोट लेकर टीवी ऑन कर दिया। उसमें सारे घर के कैमरे की फुटेज चल पड़ी। अचानक से वशिष्ठ ने कहा, बाबा साहब के कमरे का दरवाजा खुला है। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, अबब सिमा। उसका इतना ही कहना था कि वो तीनों जल्दी से डैन के बाहर भागे। अबब सिमा ने जग फेंक दिया पर वो आदमी बच गया। अबब सिमा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और एक पैर पीछे करके बॉक्सिंग की पोजीशन बना ली। अबब सिमा ने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर कहा, तुम वही हो ना जिसने एलिवेटर ब्रेक की थी? उस आदमी ने अबब सिमा को एक पंच जड़ना चाहा पर अबब सिमा झुक गया। उसने अपने पैर घुमाए और उस आदमी की दूसरी तरफ आ गया। वो आदमी जैसे ही पलटा, अबब सिमा ने एक जंप मारा और उसकी छाती पर एक किक चौड़ दी। वो आदमी 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपना एक हाथ अपनी छाती पर रख लिया। अबब सिमा ने दोनों हाथों को बॉक्सिंग की पोजीशन में बनाया और फिर कहा, ब्रिंग इट ऑन। उस आदमी ने आगे आकर अबब सिमा पर हमला करना चाहा पर अबब सिमा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक धोबी पछाड़ दिया। वो पीठ के बल खिड़की के पास जा गिरा। अबब सिमा उसके ऊपर बैठ गया और उसने उस आदमी के दोनों हाथ पकड़ लिए। अबब सिमा उसका चेहरा देखना चाहता था पर वो आदमी पूरी तरह से मुकाबला कर रहा था। तभी अचानक वहां पर आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ पहुंच गए। अबब सिमा का ध्यान उन तीनों की तरफ चला गया। वो तीनों कमरे का नजारा देखकर हैरान रह गए। इसका फायदा उठाकर उस आदमी ने अपनी कमर से चाकू निकाला और अबब सिमा के कंधे पर एक जोरदार वार किया। अबब सिमा ने अपना कंधा पकड़ लिया। उस आदमी ने अबब सिमा को अपने ऊपर से पकड़कर दूसरी तरफ फेंक दिया और हवा की तरह खिड़की से कूद गया। अबब सिमा ने खिड़की की तरफ देखा और वो भी तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ गया। आर्य ने चिल्लाकर कहा, अबब सिमा नो! पर उसके कहते ही अबब सिमा कूद चुका था। आर्य ने वरिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा, स्टे विद बाबा, और इतना कहकर उसने वशिष्ठ को इशारा किया। वो दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागे। हॉल में पहुंचते ही आर्य ने एक दरवाजा खोला। टाइगर और पैंथर बाहर निकल गए और भौंकते हुए बाहर की तरफ भागे। वो सब भी उनके पीछे बाहर भागे। वो आदमी तेजी से जंगल की ओर भाग रहा था। अबब सिमा उसके पीछे था। तभी पीछे से टाइगर और पैंथर भौंकते हुए भागते हुए आए। अबब सिमा ने उन दोनों की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, कैच हिम। टाइगर और पैंथर तेजी से उस आदमी की तरफ भागने लगे। उस आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो टेढ़ा मेढ़ा होकर भागने लगा। टाइगर और पैंथर उसके पीछे ही थे। उन दोनों के पीछे अबब सिमा था। टाइगर पैंथर से आगे हो गया। उस आदमी ने जंगल को क्रॉस किया और रोड पर पहुंच गया। उसने वहां कार पार्क की हुई थी। तभी टाइगर उसकी कार के आगे पहुंच गया और तेजी से भौंकने लगा। उस आदमी ने अपनी कार पर एक्सीलेटर देना शुरू किया। टाइगर लगातार भौंका जा रहा था। पैंथर भी वहां पहुंच गया और वो कार के दरवाजे के पास 2 पैरों पर खड़ा होकर शीशे को खरोचने लगा। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कार आगे बढ़ा दी। अबब सिम्हा रोड के पास पहुंच गया। उसने टाइगर को कार के आगे देखा। अबब सिम्हा चिल्लाया, टाइगर नो! कार तेजी से आगे आई। अबब सिम्हा कार की तरफ भागा। पैंथर भी कार के पीछे भागा। अबब सिम्हा ने टाइगर की तरफ जंप किया और उसे लेकर वो रोड पर रोल कर गया। कार आगे बढ़ गई। अबब सिम्हा और टाइगर रोड के दूसरी तरफ गिर गए। वह आदमी तेजी से कार लेकर चला गया। पैंथर कार के पीछे चला गया। अबब सिम्हा पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने दूसरी तरफ देखा और उठकर बैठ गया। टाइगर एक तरफ गिरा पड़ा था। अबब सिम्हा ने धड़कते हुए दिल से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने कहा, टाइगर। इससे पहले कि अबब सिम्हा उसे हाथ लगाता, टाइगर एकदम से उठा और उसने जोर से खुद को झाड़ा। सारे पत्ते और धूल अबब सिम्हा के चेहरे पर आ गिरे। अबब सिम्हा ने आंखें बंद कर ली और वो मुस्कुरा दिया। अबब सिम्हा ने टाइगर के सिर पर हाथ फेरा और कहा,
आर यू ओके बडी? तुम्हें लगी तो नहीं? तभी पैंथर भी भागते हुए लौट आया। शायद वो कार का पीछा ज्यादा दूर तक नहीं कर पाया। वो तेजी से आया और अबव सिम्हा को चाटने लगा। अबव सिम्हा ने उसके सिर पर भी हाथ फेरा और उसने कहा, सो यू लॉस्ट हिम, डोंट वरी, तुम दोनों ठीक हो ना? उसे तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे। वो दोनों इसके इर्द गिर्द लिपट गए। तभी वहां पर आर्य और वशिष्ठ पहुंचे। टाइगर और पैंथर उन्हें देखकर पूंछ हिलाने लगे। अबव सिम्हा उन दोनों को देखकर खड़ा हो गया। कमिश्नर ने प्रथम पर चिल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो वहां पर राणा हाउस में रहेगा? 24 घंटे की ड्यूटी का ऑर्डर उसे किसने दिया? कौन है वो आर्या? कोई वीआईपी है जो मेरा बेटा उसकी प्रोटेक्शन करेगा? ऐसा क्या खास है उस लड़की में? एक क्रिमिनल की बेटी की प्रोटेक्शन अब एक पुलिस ऑफिसर करेगा? प्रथम सिर झुकाकर खड़ा था। आद्विक ने कहा, पापा, आर्या रूलिंग पार्टी में एक खास पोजीशन हासिल कर चुकी है। खुद दादा साहिब ने उसकी प्रोटेक्शन अपील की थी और अबव सिम्हा क्योंकि पहले भी उन लोगों के साथ रह चुका था तो इसलिए डिपार्टमेंट ने सोचा कि। कमिश्नर ने उसे घूरा और फिर कहा, ये वकीलों वाली दलीलें तुम कोर्ट में ही दो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, समझे तुम? आद्विक ने सिर झुका लिया। कमिश्नर ने प्रथम की तरफ देखा और फिर कहा, तुमने उसे रिश्ते वाली बात तो नहीं बताई ना? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ना में सिर हिला दिया। कमिश्नर उनकी तरफ बढ़ा और उसने उनकी तरफ उंगली करते हुए कहा, अगर मेरे अलावा उसे कहीं से पता चला तो याद रखना, तुम दोनों भले ही बड़ी पोजीशन हासिल कर चुके हो पर मैं अभी भी तुम लोगों का बाप हूं, समझ में आया? उन दोनों ने सिर हिला दिया। कमिश्नर ने उन्हें घूरा और फिर वो अंदर चले गए। आद्विक ने कहा, इन्होंने कहा कि अबव सिम्हा को पता नहीं चलना चाहिए और अगर अबव को पता चला कि हमें पता था फिर भी हमने उसे नहीं बताया तो वो हमारी चटनी बना देगा, भले ही हम उसके बड़े भाई हैं। प्रथम ने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता, इस आदमी के 2 बड़े लड़के कुंवारे बैठे हैं, इसको उनकी चिंता नहीं है और अपने सबसे छोटे बेटे की शादी करवाने में तुला हुआ है। कैसा घनघोर कलयुग आ चुका है। इतना कहकर उसने ऊपर की तरफ देखा और फिर कहा, धरती संकट में है प्रभु, अब तो अवतार लो। आद्विक ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ये शादी नहीं है, बस एक डील है जिसमें हमारे भाई को एज एन एक्सचेंज ऑफर यूज किया जा रहा है। प्रथम ने कहा, पापा हमेशा अबव सिम्हा के वीक पॉइंट को हिट करते हैं, इस वजह से वो पापा के सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। आद्विक ने कहा, आई विश के हम उसके लिए कुछ कर पाते। प्रथम ने एक गहरी सांस ली और फिर सर हिला दिया। टाइगर और पैंथर फर्श पर बैठकर हाँफ रहे थे। वरिष्ठ और वशिष्ठ सोफे पर बैठे हुए थे। एक गार्ड पैंथर और टाइगर को चेक कर रहा था। अबव सिम्हा भी सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। आर्या खड़े होकर उस गार्ड को उन दोनों को चेक करते हुए देख रही थी। उस गार्ड ने उन दोनों को चेक किया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, आर्या, दोनों बिल्कुल ठीक है, कोई चोट नहीं लगी, ना टाइगर को ना पैंथर को। अबव सिम्हा ने कहा, टाइगर को कार के आगे से हटाने से पहले मैंने नहीं देखा था कि कार उसके पास पहुंच गई है या नहीं, कोई इंटरनल चोट तो नहीं है? आर्य ने गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने कहा, नहीं, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, फिर भी कल मैं इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाऊंगा चेकअप के लिए। आर्य टाइगर और पैंथर के पास बैठ गई। उसने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर आज इन दोनों में से किसी को कुछ भी हो जाता ना तो मैं उन लोगों को जिंदा जला देती। इतना कहकर उसने गार्ड से कहा, इन दोनों को इनके रूम में छोड़ दो, कल इन्हें हॉस्पिटल ले जाना। गार्ड ने सिर हिलाया और फिर टाइगर और पैंथर को वहां से ले गया। वरिष्ठ ने अबव सिम्हा की तरफ देखा और फिर कहा, टाइगर और पैंथर तुम्हारी काफी बात मान रहे हैं, इन्हें भी कोई गोली दे दी है क्या तुमने? अबव सिम्हा ने कहा, इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी, एक गाड़ी के सामने से हटा नहीं और दूसरा अकेले ही भाग गया गाड़ी के पीछे। आर्या सोफे पर उसके सामने बैठते हुए कहने लगी, ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, डोंट लूज योर टारगेट। अबव सिम्हा ने कहा, फिर भी पैंथर अकेले ही भाग गया, फिर शायद उसने कार को खो दिया इसलिए। वशिष्ठ ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, वो वापस इसलिए आया क्योंकि टाइगर उसके साथ नहीं था। यह भी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि अकेले कहीं नहीं जाना है। अबव सिम्हा ने सर हिला दिया। आर्या ने कहा, क्या हुआ था वैसे? तुम बाबा के कमरे में कैसे पहुंच गए और वो आदमी कौन था? अबव सिम्हा ने कहा, वो वही था जिसने एलिवेटर को ब्रोक किया था। उन तीनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अबव सिम्हा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आई नो, मैंने छिपाया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, पर एलिवेटर में कोई खराबी नहीं थी, उस आदमी ने जानबूझकर एलिवेटर को खराब किया था।
उस दिन भी मेरे हाथ से निकल गया था और आज भी। वशिष्ठ ने कहा, तुम बाबा के कमरे में क्यों गए? तुम्हें कैसे पता चला कि उनके कमरे में कोई है? अबवसीमा ने कहा, मेरे रूम में पानी नहीं था, मैं पानी लेने के लिए बाहर आया था। तभी मैंने आवाज सुनी। मैं देखने लगा कि अंदर क्या है। मुझे नहीं पता था कि उस रूम में राणा साहब है। जब मैं अंदर गया तो राणा साहब की तरफ बढ़ रहा था वो। वशिष्ठ ने कहा, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो अंदर कैसे आया? आर्य ने कहा, अंदर वही आ सकता है जिसे पता हो कि लूज होल्स कहां है। वरिष्ठ, वशिष्ठ और अबवसीमा ने उसकी तरफ देखा। आर्य ने कहा, कोई ऐसा जिसे पता हो कि जंगल के पीछे की तरफ एक लिंक रोड है और उसे पता हो कि उस रोड तक कैसे बिना जंगल में भटके हुए पहुंचा जा सकता है। वरिष्ठ ने कहा, इस बारे में तो सिर्फ आसपास रहने वाले लोग जान सकते हैं। अबवसीमा ने कहा, उस लिंक रोड के बारे में मुझे भी पता नहीं था, जबकि यहां आने से पहले मैंने इस घर का पूरा नक्शा रट लिया था। आर्य ने उसकी तरफ देखा। वशिष्ठ ने कहा, अब हमें छुपे हुए एक और दुश्मन का सामना करना है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हाश। आर्य ने वरिष्ठ की तरफ देखा। बाबा ठीक है ना? वरिष्ठ ने सिर हिला दिया। आर्य ने कहा, ठीक है, तुम लोग भी रेस्ट करो, रात बहुत हो चुकी है। वरिष्ठ, वशिष्ठ ने सिर हिलाया और अंदर की तरफ चले गए। अबवसीमा भी उठकर जाने लगा। तभी आर्य ने उसे आवाज दी, अबवसीमा। अबवसीमा पलटा। आर्य ने कहा, थैंक यू। अबवसीमा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्य ने कहा, बाबा और टाइगर को बचाने के लिए आज बहुत कुछ हो सकता था, पर तुमने कुछ भी गलत नहीं होने दिया। पर इतना कहकर वो उठी और अबवसीमा के पास आई। उसने अबवसीमा की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर कहा, अगर मुझे पता चला कि इस बार भी तुमने इस सब में कोई रोल अदा किया है और उन सब के साथ तुम भी मिले हुए हो, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एंड आई मीन इट। इतना कहकर आर्या उसे क्रॉस करके अपने कमरे की तरफ चली गई। अबवसीमा ने एक गहरी सांस ली और फिर खुद से कहा, ये लड़की, ये सच में किसी को भी मार सकती है। इतना कहकर उसने सिर झटका और फिर अपने कमरे में चला गया। आर्या अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी पर वो सोई नहीं थी। उसने करवट ली, पर जब उससे रहा नहीं गया वो उठकर बैठ गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और वो बिस्तर से उठ गई। उसने दरवाजा खोला और वो टेरेस पर चली गई। टेरेस पर ठंडी हवा चल रही थी। आर्या रेलिंग के पास खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद कर ली और रेलिंग को पकड़ लिया। तभी पीछे से एक आवाज हुई। आर्या एकदम से पीछे मुड़ी और सामने देखकर चौंक उठी।